चलिए और शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की रफ्तार से आपको दिखाएंगे आज की कुछ बड़ी खबरें। राजस्थान में सीएम को लेकर हो रही लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। दावा किया जा रहा है कि गहलोत गुट के 92 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में नए सीएम को लेकर गहलोत और पायलट समर्थक विधायकों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए बैठकें की। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल के घर पर हुई बैठक के बाद गहलोत समर्थक 92 विधायकों ने सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने का विरोध जताते हुए स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गहलोत गुट के विधायकों का कहना है कि उन्हें पार्टी आलाकमान पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिन लोगों ने पहले पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है उन्हें किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि पीएफआई के निशाने पर जुलाई महीने में पटना में हुई पीएम मोदी की रैली थी। बाकायदा इसके लिए प्लान तैयार किया गया था ताकि रैली में हिंसा फैलाई जा सके। साथ ही जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि पीएफआई टेरर मॉड्यूल तैयार करने और अन्य हमलों की भी तैयारी कर रहा था। पीएफआई और उसके कारकुन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं और यही वजह है कि पीएफआई की विदेशी लिंक और टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पिछले दिनों देश भर में हुई। इसी दौरान केरल के कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई के मेंबर शफीक पाइथे से पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि 12 जुलाई को पटना में पीएम मोदी की रैली पीएफआई के टारगेट पर थी। माहौल बिगाड़ने और हिंसा के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। नफरती एजेंडे को अंजाम देने के लिए पीएफआई ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी। ये पता चला है कि एक साल में पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए। इसका दोगुना फंड कैश के रूप में भी इकट्ठा किया गया था। हालांकि पीएफआई अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करती रही है और वो खुद के एक सामाजिक संगठन होने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के बैन होने के बाद बड़े शातिर तरीके से इस्लामिक जिहाद पीएफआई के झंडे तले आ चुका है। इस बार शारदीय नवरात्र बेहद खास है क्योंकि इस बार खुलकर गरबा भी दिखेगा और दुर्गा पंडालों में भक्तों की भीड़ भी नजर आएगी। कोरोना के 2 साल बाद खुलकर नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा। इंदौर में नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। डांडिया खेलने के शौकीन बाजार में अपनी पसंदीदा पोशाकें बुक करवाने पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर एक तरफ गरबा की तैयारी है तो दूसरी तरफ मां दुर्गे की मूर्तियों को सजाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। भोपाल में इस बार 3D जैसी प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं। यहाँ नर्मदा नदी का परिक्रमा पथ बन रहा है जहाँ 51,000 लीटर नर्मदा का जल डाला जाएगा और झांकी देखने आने वाले श्रद्धालु नर्मदा नदी की परिक्रमा कर सकेंगे। इस झांकी को 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के अवसर पर मां वैष्णो के दरबार में सुंदर सजावट की गई है। विदेशी फूलों से मां वैष्णो के भवन को सजाया गया है। प्राकृतिक फूलों और फलों की सजावट से मां का दरबार भव्य लग रहा है। धर्मनगरी कटरा में जगह जगह मनमोहक स्वागत द्वार बनाए गए हैं। कटरा बाणगंगा से लेकर माता वैष्णो के दरबार को देशी विदेशी फूलों से सजा दिया गया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से आए फूलों और फलों से सजे मां के दरबार को देखकर हर कोई मोहित हो रहा है। विदेशी फूलों की सजावट से मां की प्राकृतिक गुफा में मंद मंद खुशबू बिखर गई है। भवन के पास कई जगहों पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद माता वैष्णो श्राइन बोर्ड नवरात्रों को धूमधाम से मनाने जा रहा है। श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ 9 जोन में बांटकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जवान सादी वर्दी में भी तैनात हैं। कटरा पहुँच रहे सभी वाहनों की गहनता से जाँच की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ठंड की वजह से अभी से ही लोगों के हाथ पांव कांप रहे हैं। चमोली में हुई बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के पीछे नजर आ रही पहाड़ की चोटियों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है। चमोली में हो रही भारी बर्फबारी और मौसम के बार बार करवट बदलने से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे सकती है। हिमाचल प्रदेश के टॉप हाइट वाले एरिया लाहौल स्पीति और किन्नौर में बीते दिनों 3 इंच तक बर्फबारी हुई है।
बर्फबारी से तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। ये बारिश के साइड इफेक्ट है। उत्तराखंड के रामनगर में नाले में ऐसा तूफान आया कि एक कार तेज बहाव में सड़क से दूर जा फंसी। कार में सवार सैलानियों को किसी तरह बचाया गया। कार में सवार सैलानियों की जान अटक गई थी। हालांकि वक्त रहते सभी सैलानियों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव से इस कार को नहीं बचाया जा सका। नदी की तेज धार ने कार को चंबल नाले से खिचड़ी नदी तक पहुंचा दिया। दरअसल रामनगर में देर रात से जारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद क्यारी गांव के पास बरसाती नाले ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया और इसके प्रचंड वेग ने जबरदस्त कोहराम मचा दिया। पानी का प्रचंड रूप यूपी के हापुड़ में भी दिखा, जहां पिछले 3 दिनों से जारी बारिश ने इस अंडरपास को अपनी चपेट में ले लिया। मेरठ खुर्जा रेल लाइन पर बने ज्यादातर अंडरपास तालाब बन चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे लोग पानी में डूबकर अंडरपास को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर पंपिंग के जरिए पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। जिले के करीब 35 गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है और लोगों को कई किलोमीटर घूमकर गांव तक जाना पड़ रहा है। सुपर टाइफून नोरू फिलीपींस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फिलीपींस में राजधानी मनीला सहित कई इलाकों को खाली कराया गया है। इसे कैटेगरी 5 का महातूफान कहा जा रहा है। इसके आज शाम तक फिलीपींस तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नोरू महातूफान में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यानी तूफान नोरू में चलने वाली हवा की रफ्तार भारत में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन की गति से भी करीब 2 गुना ज्यादा होगी। फिलीपींस के अधिकारियों ने कहा कि सुपर टाइफून के कारण तटीय शहरों को खाली कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। इस साल फिलीपींस से टकराने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोरू की वजह से राजधानी मनीला और आसपास के प्रांतों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। फ्लोरिडा में आया तूफान यान पश्चिमी क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। तूफान यान क्यूबा के पश्चिमी सिरे से करीब 570 मील दक्षिण पूर्व में था, जिसमें 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार थी। तूफान फ्लोरिडा और कीज में भीषण बाढ़ का कारण बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्लोरिडा में इमरजेंसी की घोषणा की है। फ्लोरिडा में आए ट्रॉपिकल तूफान यान के कारण ये घोषणा की गई है। फ्लोरिडा के आदिवासियों और स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का आदेश भी दे दिया गया है। यान तूफान के और मजबूत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केमैन आइलैंड से निकलने के बाद कैटेगरी 3 का तूफान कैटेगरी 4 में बदल गया है, जो भारी तबाही मचा सकता है। लोगों को सतर्क रहने और तूफान के रास्ते में नहीं आने की चेतावनी दी गई है। विनाशकारी तूफान तलस जापान को बर्बाद कर रहा है। सेंट्रल जापान में आए तूफान ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे हैं। राजधानी टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में शिजुओका सिटी पर तूफान की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। तेज हवा के झोंके के साथ बारिश के कारण जापान में भूस्खलन भी हो रहा है। भूस्खलन से कई इलाकों में बेहद नुकसान हुआ है। बारिश और तूफान की वजह से नदियों के कटाव में भी इजाफा हो रहा है। जापान पर तूफान का भयंकर असर देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार जापान तूफानी त्रासदी का सामना कर रहा है।